नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड के संडे एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल पूरे देश में लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान युद्ध कब खत्म होगा। तो आपके लिए नई जानकारी यह है कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ऐसे संकेत दिए हैं कि अब वो ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं और हो सकता है अगले कुछ दिनों में युद्ध विराम हो भी जाए। लेकिन इसके साथ ही ट्रंप ने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका उसे स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचा देगा। इस बीच ट्रंप ने अमेरिका के सेना प्रमुख को उनके पद से हटा दिया है और इतने बड़े युद्ध के बीच में एक सेना प्रमुख को हटा देना एक बहुत बड़ी बात है। आज हम इसका विश्लेषण करेंगे। इसके बाद हम नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर हुए एक घोटाले को आपके लिए डिकोड करेंगे। 185 करोड़ रुपए के इस इंश्योरेंस घोटाले में माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पर्वतारोहियों को वहां के ट्रैकिंग गाइड्स पहले जानबूझकर खाने में मिलावट करके बीमार करते थे, फिर उन्हें हेलीकॉप्टर से महंगा रेस्क्यू ऑपरेशन करके अस्पताल में दाखिल करवाया जाता था और इस स्कैम में ट्रैकिंग गाइड, हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनियां और अस्पताल तीनों मिले हुए थे। और आखिर में हम भारत में एक नए ट्रेंड को आपके लिए डिकोड करेंगे जिसमें लड़के और लड़कियां अपनी शादी से पहले वजन घटाने के लिए अब वेट लॉस ड्रग्स ले रहे हैं और देश के कई क्लिनिक्स और वेलनेस सेंटर्स लड़के लड़कियों को प्री वेडिंग पैकेज के नाम पर अब वेट लॉस ड्रग्स दे रहे हैं ताकि अपनी शादी के दिन वो फिट दिखें और खूबसूरत नजर आए। हमारे देश में लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो एक ही सवाल पूछ रहे हैं आजकल कि ये ईरान युद्ध कब खत्म होगा। तो इसका जवाब खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही दे दिया है और अगर उनके दावों पर यकीन किया जाए तो ईरान युद्ध अगले 15 से 20 दिनों में समाप्त हो सकता है। ईरान युद्ध के बाद पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका की जनता को संबोधित किया है और 5 पॉइंट्स में आप राष्ट्रपति ट्रंप के इस भाषण की बड़ी बातों को समझ सकते हैं। पहला, अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों तक ईरान पर और भी बड़े हमले करेगा और उसे स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंचा देगा, यानी किसी भी काबिल नहीं छोड़ेगा। दूसरा, अगर ईरान ने समझौता नहीं किया तो अमेरिका अब उसके एनर्जी और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले शुरू कर देगा। तीसरा, अमेरिका ने ईरान की नेवी और एयरफोर्स को लगभग खत्म कर दिया है और उसके परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल प्रोग्राम्स को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। चौथा, अमेरिका के सैन्य अभियान का मकसद अब पूरा होने वाला है और यह युद्ध बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। अमेरिका यह दावा कर रहा है, राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि जो उनका मकसद था अब वो लगभग पूरा हो चुका है। और पांचवी बात जो उन्होंने कही कि जिन देशों को तेल की कमी हो रही है, जिन देशों को तेल चाहिए, वो या तो अमेरिका से तेल खरीदें या फिर खुद जाकर हॉर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएं। यानी अब अमेरिका हॉर्मुज को खुलवाने की जिम्मेदारी नहीं लेगा और ना ही इसके लिए प्रयास करेगा। जिन देशों को तेल चाहिए, जिन्हें हॉर्मुज को खुलवाना है, अब वो खुद जाएं और अपने दम पर हॉर्मुज को खुलवाएं और तेल वहां से ले लें। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि दुनिया के बड़े बड़े युद्ध जैसे पहला विश्व युद्ध या दूसरा विश्व युद्ध और फिर वियतनाम का युद्ध और इराक का युद्ध, ये वर्षों तक चलते रहे, कई वर्षों तक। लेकिन अमेरिका की ताकतवर सेना ने सिर्फ 32 दिनों में ही ईरान की पूरी सैनिक ताकत को नष्ट कर दिया है। World War I lasted 1 year, 7 months and 5 days. World War II lasted for 3 years, 8 months and 25 days. The Korean War lasted for 3 years, 1 month and 2 days. The Vietnam War lasted for 19 years, 5 months and 29 days. Iraq went on for 8 years, 8 months and 28 days. We are in this military operation so powerful, so brilliant against one of the most powerful countries for 32 days. And the country has been eviscerated and essentially is really no longer a threat. They were the bully of the Middle East, but they're the bully no longer. This is a true investment in your children and your grandchildren's future. The whole world is watching and they can't leave the power, strength, and brilliance. They just can't believe what they're seeing.
अगर आप पूरा भाषण सुने राष्ट्रपति ट्रंप का, तो वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि उनका ये जो सैन्य अभियान है ये बिल्कुल सफल रहा और उनकी जीत हो रही है। उन्होंने ईरान को लगभग मिट्टी में मिला दिया है। उनका जो भी मकसद था वो उन्होंने पूरा कर लिया है और अब वो ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं। देखिए, बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इज्जत इस समय दांव पर लगी हुई है। अमेरिका की इज्जत दांव पर लगी हुई है। अमेरिका की जो छवि है सुपर पावर की, वो दांव पर लगी हुई है। अगर वो ईरान में एक तरफा जीत हासिल नहीं कर पाए तो सुपर पावर की जो छवि है अमेरिका की, ये बहुत धूमिल होगी। ट्रंप के पास एक ही रास्ता है कि अगर वो इस युद्ध से निकलना चाहते हैं तो उन्हें पूरी दुनिया को ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि उनके सारे मकसद पूरे हो चुके हैं। उन्होंने ईरान पर एक तरफा जीत हासिल कर ली है और ईरान को मिट्टी में मिला दिया है और अब उनके लिए वहां करने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि पहले उन्होंने कोशिश की कि ईरान के साथ युद्ध विराम हो जाए, शांति का कोई समझौता हो जाए। इसके लिए वो लगातार कोशिश करते रहे, कहते रहे कि ईरान हमसे समझौता करना चाहता है, लेकिन ईरान बार बार इनकार करता रहा। सोचिए, ईरान अब भी समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। तो पहले उन्होंने ये सोचा था कि किसी प्रकार से ईरान अगर समझौता कर ले उनकी शर्तों पर तो वो इस युद्ध से बाहर निकल जाएं, लेकिन अब ईरान ये करना नहीं चाहता। तो अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे सारे मकसद पूरे हो गए हैं, हम इस युद्ध को जीत गए हैं, ईरान का अब सब कुछ नष्ट हो चुका है, वहां हमला करने के लिए कुछ बचा नहीं है और हम अब 2 से 3 हफ्ते में इस युद्ध को समाप्त कर देंगे। ट्रंप के इस बयान से ऐसा लगता है कि अब इस युद्ध के सबसे खतरनाक अध्याय की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा लगता है कि अमेरिका इस युद्ध में उलझ कर रह गया है। अगर यह युद्ध अगले 3 हफ्ते तक चला तो यह पश्चिम एशिया से बाहर भी फैल सकता है, यानी इसका विस्तार हो सकता है और यह एक बड़े युद्ध में भी बदल सकता है, क्योंकि अगले 3 हफ्ते अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, जो गल्फ देश हैं, खाड़ी देश हैं, क्या उनमें इतना सब्र है कि अगले 3 हफ्ते और वो ईरान के दिए हुए जख्म सहते रहें, ईरान के हमलों को सहते रहें, अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा बर्बाद होते हुए देखते रहें? क्या उनमें इतना सब्र है? ये एक बहुत बड़ी बात है। और ईरान युद्ध के बीच में अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के एक फैसले की पूरी दुनिया में बड़ी चर्चा हो रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अमेरिका के सेना प्रमुख सहित 3 बड़े सैनिक अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है। अमेरिका के सेना प्रमुख का नाम है जनरल रैंडी जॉर्ज। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका एक तरफ ईरान में जमीनी युद्ध की तैयारी कर रहा है और उसके बीच में वो अपने सेना प्रमुख को उनके पद से हटा देता है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने सिर्फ इतना कहा है कि जनरल जॉर्ज अमेरिका के सेना प्रमुख पद से तुरंत रिटायर हो रहे हैं, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS के मुताबिक अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जनरल जॉर्ज के बीच काफी समय से मतभेद चल रहे थे। उनके बीच विवाद अमेरिकी सेना के कुछ सीनियर अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर चल रहा था और हेग्सेथ चाहते थे कि कुछ अधिकारियों का प्रमोशन रोक दिया जाए, लेकिन जनरल जॉर्ज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और यही टकराव धीरे धीरे एक बड़े विवाद में बदल गया और ईरान युद्ध के बीच में ही जनरल जॉर्ज को अपना पद छोड़ना पड़ा। अमेरिकी सेना ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रही है और ट्रंप ईरान में बड़े बड़े हमलों की तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी सेना के इन महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करना चाहते हों जो ईरान युद्ध पर उनकी नीतियों का आंख बंद करके समर्थन करें। जनरल जॉर्ज को असल में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में वर्ष 2027 तक के लिए अमेरिका का सेना प्रमुख बनाया गया था, लेकिन उन्हें बीच में ही उनके पद से हटा दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो बाइडेन के समय में इनकी नियुक्ति हुई थी, इनका कार्यकाल 2027 तक था, यानी अगले साल तक, और इतने बड़े युद्ध के बीच में अमेरिका ने अपने सेना प्रमुख को बीच में ही उनका टर्म खत्म करके हटा दिया है। 17 मार्च को अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के चीफ जो केंट ने
ईरान युद्ध का विरोध करते हुए अपना इस्तीफा दे दिया और उन्होंने कहा था कि ईरान अमेरिका के लिए कोई खतरा नहीं है, फिर भी ईरान पर हमला किया गया और ऐसा संभव है कि अमेरिका की सेना के दूसरे बड़े अधिकारी भी ईरान युद्ध के विरोध में हो सकते हैं। और अब जनरल क्रिस्टोफर को अमेरिकी सेना का कार्यवाहक सेना प्रमुख बनाया गया है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को उनके पद से हटा दिया और ऐसा कहा जाता है कि पैम बॉन्डी ने एप्स्टीन से जुड़े हुए मामले को, एप्स्टीन फाइल से जुड़े हुए मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया और एप्स्टीन का जो मामला है वो अमेरिका के घरेलू राजनीति में एक बहुत बड़ा मामला बन गया है और शायद इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे नाराज थे। इसके अलावा दो और लोगों को उनके पद से हटाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की घरेलू खुफिया एजेंसी FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के चीफ काश पटेल और अमेरिकी खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड को भी उनके पद से हटाया जा सकता है, लेकिन अभी ये इस समय अटकलें ही चल रही है। अमेरिका और इजरायल लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की ताकत अब खत्म हो रही है, बहुत काफी हद तक खत्म हो चुकी है, वहां पर हमला करने के लिए कुछ बचा नहीं। लेकिन अमेरिका के एक न्यूज चैनल CNN ने यह दावा किया है कि अमेरिका और इजरायल के लगातार हमलों के बावजूद ईरान के पास लगभग 50% मिसाइल लॉन्चर्स और हजारों ड्रोन्स अभी भी बचे हुए हैं, यानी अब भी उसकी 50% ताकत बची हुई है और ईरान की सेना के पास अब भी पूरे क्षेत्र में बहुत नुकसान पहुंचाने की क्षमता बची है। असल में ईरान ने अपने मिसाइल लॉन्चर्स अंडरग्राउंड सैन्य ठिकानों में छिपा कर रखे हैं, जिन्हें ढूंढना और नष्ट करना आज भी अमेरिका और इजरायल के लिए काफी मुश्किल है। अमेरिका की सेना ने ईरान के कराच शहर में बने एक पुल पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया है और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। ये ईरान का एक बेहद अहम और महत्वपूर्ण पुल था। कराच शहर का ये B1 पुल तेहरान और कराच को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट था जो अभी बन ही रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। लगभग 1000 मीटर लंबे इस पुल पर 2 बार एयर स्ट्राइक की गई और कुछ ही सेकंड में ये पुल नष्ट हो गया। ईरान के लिए सिर्फ एक पुल नहीं था बल्कि उसकी कनेक्टिविटी और विकास का भी प्रतीक था। इसके बाद ईरान ने पश्चिम एशिया के 4 देशों के 8 बड़े पुलों की एक लिस्ट जारी की है और कहा है कि अब वो भी इन पुलों पर जवाबी कार्रवाई करेगा और इन पुलों को वो नष्ट कर देगा। इसमें कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन को जोड़ने वाले पुल शामिल हैं। UAE के 2 पुल हैं, अबू धाबी का भी एक पुल है और जॉर्डन के भी 3 पुल हैं जिनकी लिस्ट ईरान ने जारी की है और कहा है कि अब वो इन पुलों पर हमले करेगा। यानी अब ये युद्ध सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहा बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा हमला हो रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि नागरिक ढांचों पर हमला करना अमेरिका का नैतिक पतन है और इससे ईरान न तो झुकेगा और न ही आत्मसमर्पण करने वाला है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा खतरे में हैं आम लोग, क्योंकि अब टारगेट सिर्फ सेना नहीं बल्कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनसे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जुड़ी हुई है। क्या ईरान युद्ध अमेरिका के लिए नए नए हथियारों की लाइव टेस्टिंग का एक ग्राउंड भी बन चुका है? अमेरिका ने इस युद्ध में पहले ही दिन यानी 28 फरवरी को ईरान के लेमर्ड शहर में एक स्कूल पर एक मिसाइल से हमला किया था, जिसे लेकर अब ये कहा जा रहा है कि ये कोई साधारण मिसाइल नहीं थी बल्कि इस मिसाइल को पहली बार ईरान के इस युद्ध में ही टेस्ट किया गया था। पहले आप इस हमले का वीडियो देखिए।
इस युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा मकसद जो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया वो था ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना। वो कहते थे कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा और मैं तो ये दुनिया के लिए, दुनिया में शांति के लिए, दुनिया को बचाने के लिए ईरान पर हमला कर रहा हूं। लेकिन इस युद्ध के शुरू होने के बाद ये मकसद ही अब उल्टा पड़ गया है। अब दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों में इस बात पर बहस शुरू हो गई है कि क्या न्यूक्लियर हथियार ही सुरक्षित रहने की एकमात्र गारंटी है, और अगर उनके पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हुए तो क्या उनका हाल भी ईरान के जैसा ही हो सकता है। ईरान की संसद में न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी से बाहर निकलने का मुद्दा उठाया गया है। एनपीटी एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकता है, और जब तक ईरान इस एनपीटी यानी संधि का सदस्य है, इस संधि पर उसने हस्ताक्षर किए हुए हैं, तब तक वो परमाणु बम नहीं बना पाएगा। यानी अब ईरान पूरी दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम को खत्म करने के बजाय अब नए परमाणु हथियार बनाना चाहता है और वो एनपीटी से बाहर भी निकल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में न्यूक्लियर डोमिनो इफेक्ट हुआ है, जिसके बाद दुनिया के बाकी देशों को अब यही लगता है कि अगर उनके पास परमाणु बम होगा तो उन पर ईरान जैसा हमला करने की हिम्मत कोई दूसरा देश नहीं दिखा पाएगा। ईरान युद्ध ने दुनिया को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है और अब हर देश न्यूक्लियर हथियार को ही अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मानने लगा है। यानी परमाणु हथियार एक सिक्योरिटी इंश्योरेंस की तरह बन गया है। इसलिए इस युद्ध के बाद दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या कम होने की बजाय और बढ़ेगी। इस समय पूरी दुनिया में 9 देशों के पास कुल मिलाकर लगभग 12,000 परमाणु हथियार हैं, सिर्फ 9 देशों के पास हैं। ईरान युद्ध ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA पर भी सवाल खड़े कर दिए। वर्ष 1957 में संयुक्त राष्ट्र के तहत इसकी स्थापना दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की रेस को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन पिछले 70 वर्षों में IAEA दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों का एक ऐसा चौकीदार बन चुका है जिसकी बात कोई नहीं मानता। वर्ष 1968 में NPT की शुरुआत हुई। ये एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसका उद्देश्य दुनिया में परमाणु हथियारों की होड़ को रोकना था, लेकिन NPT ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसमें एक तरफ वो देश थे जो 1 जनवरी 1967 से पहले अपने परमाणु परीक्षण कर चुके थे, परमाणु हथियार बना चुके थे। इनमें अमेरिका, सोवियत यूनियन यानी आज का रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देश थे जिन्होंने पहले ही 1967 से पहले ही ये सारा काम कर लिया था। इन देशों को न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स कहा गया, यानी ये आधिकारिक रूप से न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स बन गए हैं। इनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और रहेंगे। ये देश अब ये चाहते थे कि परमाणु हथियार सिर्फ इसी न्यूक्लियर क्लब तक सीमित रहें, मतलब सिर्फ हमारे पास रहें और कोई ना बना ले, और दुनिया के बाकी देश परमाणु हथियार कभी ना बना पाएं। इसलिए ये तमाम देश और इनकी जो संस्थाएं हैं उन्होंने NPT नाम का एक एग्रीमेंट बनाया और बाकी देशों से कहा कि आप NPT पर हस्ताक्षर कर दीजिए। भारत ने NPT समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ही इनकार कर दिया था और भारत का तर्क था कि यह समझौता भेदभावपूर्ण है और यह नियम भारत को कमजोर बनाएगा। पाकिस्तान और इजराइल ने भी इस समझौते को कभी स्वीकार नहीं किया। वर्ष 1970 में जब यह समझौता लागू हुआ तो इसमें दुनिया के 191 देश शामिल हो गए, यानी आप समझ लीजिए पूरी दुनिया शामिल हो गई, 191 देश शामिल थे। लेकिन भारत, पाकिस्तान और इजराइल सिर्फ 3 ऐसे देश थे जिन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। नॉर्थ कोरिया ने शुरुआत में NPT पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन वर्ष 2003 में वो इस समझौते से बाहर निकल आया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान शुरुआत में NPT में शामिल हो गया था, लेकिन इसके बावजूद ईरान के न्यूक्लियर हथियारों को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे। अमेरिका ईरान पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को छिपाने का आरोप लगाता रहा, यानी दुनिया यह समझती थी, खासतौर पर अमेरिका जैसे देश, कि ईरान ने NPT पर हस्ताक्षर तो कर दिए, दुनिया के सामने एक कसम खा ली कि अब हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, लेकिन वो चुपचाप छिपकर अपने परमाणु हथियार बना रहा है। आज सवाल यह है कि ईरान NPT का सदस्य अभी भी है और ईरान में चलने वाले परमाणु कार्यक्रम की निगरानी खुद
यही परमाणु संस्था कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। लेकिन इसके होते हुए भी न्यूक्लियर हथियारों को ही मुद्दा बनाकर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। यानी आज IAEA और NPT परमाणु हथियारों को रोकने के लिए सिर्फ एक दिखावे और एक बेबस मंच बनकर रह गया है, क्योंकि पिछले 70 वर्षों में दुनिया में परमाणु हथियार कम होने की बजाय बढ़ते ही चले गए और अब इन्हीं हथियारों को मुद्दा बनाकर ये युद्ध लड़ा जा रहा है। हमने इतनी संस्थाएं बना ली, NPT जैसा एग्रीमेंट बना लिया, फिर भी परमाणु हथियार बनते जा रहे हैं। NPT पर हस्ताक्षर करने वाले दुनिया के 191 देशों से 4 वादे किए गए थे, क्योंकि आपके दिमाग में भी ये बात जरूर आएगी कि जिस देश ने NPT पर हस्ताक्षर कर दिए और कह दिया कि अब वो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा, तो उसे बदले में क्या मिलेगा? तो बदले में क्या मिलेगा ये देखिए। पहला, ये देश इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की मदद से न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ शांतिपूर्ण चीजों के लिए, सिर्फ पीसफुल मकसद के लिए, शांति के मकसद से। यानी ये हथियार नहीं बना सकते, लेकिन इन्हें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिलेगी। दूसरा, विकसित देश न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग सहित रिसर्च और डेवलपमेंट में इन देशों की मदद करेंगे, ताकि ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने देश में जो विकास के दूसरे तरीके हैं, जैसे मान लीजिए एनर्जी के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, वो सब चीजें इन्हें मिलेंगी, वो टेक्नोलॉजी इन्हें मिलेगी। तीसरा, परमाणु हथियार वाले देशों ने नॉन न्यूक्लियर देशों के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करने का वादा किया कि अगर आपके पास परमाणु हथियार नहीं है तो हम कभी भी परमाणु हथियार आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। और चौथा, पूरी दुनिया में NPT पर हस्ताक्षर करने वाले देशों की छवि एक जिम्मेदार देश की बनेगी कि आप इस दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप एक अच्छे देश हैं। लेकिन ये सारी कोरी बातें थीं और ये सारी चीजें कभी भी लागू नहीं होंगी, ये सब जानते थे और लागू हुई भी नहीं। और आज बहुत सारे देशों को ये लगता है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर हथियार बना लिए तो उन पर हमला करने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। ईरान को भी आज इस बात का एहसास हो रहा है कि अगर उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की गति थोड़ी और बढ़ा दी होती और इस समय तक अपने न्यूक्लियर हथियार उसने बना लिए होते, तो आज अमेरिका की हिम्मत नहीं होती कि वो उस पर हमला करे। वर्ष 2003 में NPT समझौते से बाहर निकलने के बाद नॉर्थ कोरिया ने दुनिया के दूसरे देशों को एक तरह से एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। ईरान पर हमले के बाद नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने अपनी संसद में कहा कि उनका परमाणु हथियार बनाने का फैसला बिल्कुल सही निकला और परमाणु हथियार ही किसी भी देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। और आज वो ये कह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया के जो सुप्रीम लीडर हैं, कि देखिए हम NPT से बाहर निकल आए, हमने अपना परमाणु हथियार बना लिया, कितना सही फैसला हमारा रहा। नॉर्थ कोरिया ने पिछले हफ्ते ही एक सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन का भी टेस्ट किया है और इस शक्तिशाली इंजन की मदद से नॉर्थ कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ बहुत लंबी दूरी तक हमला कर सकती हैं। इस इंजन की मदद से नॉर्थ कोरिया की मिसाइल किसी एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकती है। और ईरान युद्ध के दौरान ही किम जोंग उन इस तरह का टेस्ट करके पूरी दुनिया को 2 संदेश देना चाहते हैं। पहला, अब नॉर्थ कोरिया की मिसाइल अमेरिका तक पहुंच सकती है, और दूसरा, उसका परमाणु कार्यक्रम लगातार जारी है, क्योंकि वो IAEA की निगरानी और NPT की पाबंदी से बिल्कुल आजाद है। आज दुनिया भर के कई देशों को यही लग रहा होगा कि ईरान पर अमेरिका ने इतनी आसानी से इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन वही अमेरिका नॉर्थ कोरिया पर बिल्कुल खामोश बैठा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार हैं। युद्ध के दौरान लगातार दुबई को बदनाम करने की बहुत कोशिशें हुई। सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे फर्जी दावे किए गए कि दुबई में धमाकों की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं, या दुबई में रोजमर्रा के सामान की बहुत कमी हो गई है, दुबई में सब कुछ ठप हो गया है, एयरपोर्ट बंद हो गया है, लोग दुबई से अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं, दफ्तर छोड़कर भाग रहे हैं, दुबई पूरा सूना हो गया है। आपने ये चीजें अक्सर सुनी होंगी। अब लोग वापस दुबई लौटने के लिए तैयार नहीं है, और दुबई की जो शान हुआ करती थी एक जमाने में, दुबई की एक जो छवि हुआ करती थी कि दुबई सबसे सुरक्षित देशों में से एक है, जहां आपकी जान भी सुरक्षित है और आपका इन्वेस्टमेंट भी सुरक्षित है, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि दुबई में प्रॉपर्टी का बाजार बिल्कुल गिर गया है, अब वहां पर कोई जाने को तैयार नहीं है। तो दुबई की सरकार ने अब डैमेज कंट्रोल शुरू किया है।
दुबई की सरकार जो है वो लगातार दुनिया को अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए बता रही है कि असलियत क्या है, और उन्होंने जांच की ये सोशल मीडिया पर जो पूरा कैंपेन चल रहा है दुबई के खिलाफ, ये कैसे हुआ। तो उन्हें यह पता चला जांच में कि यूएई के बाहर मौजूद बहुत सारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं और बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो दुनिया के दूसरे देशों से इस समय किए जा रहे हैं, और पूरी दुनिया में ब्रांड दुबई के खिलाफ एक दुष्प्रचार चल रहा है। यानी इस युद्ध में ईरान पर हमलों के साथ साथ दुबई की छवि को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। दुबई दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल हब्स में से एक है, इसलिए पहली बार दुबई की सरकार खुद इस नैरेटिव को बदलना चाहती है, और वहां की सरकार अब खुद ही दुबई की तस्वीरें और वीडियोस पोस्ट करके ये दिखा रही है कि दुबई में हालात बिल्कुल सामान्य है। लेकिन मैं आपको वो नक्शा दोबारा से दिखाना चाहता हूं जिसमें आप देख पाएंगे कि जब दुबई की सरकार ने, वहां के लोगों ने जब देखा कि ये जो पोस्ट हो रहे हैं दुबई को बदनाम करने के, ये कहां से हो रहे हैं, तो उन्हें उन देशों की, उन स्थानों की लोकेशन पता चली जहां से दुबई को बदनाम करने के लिए ये सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, और वो सारी जगहें इस समय आपके नक्शे पर हैं जहां से वो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। ये है दुनिया भर में वो जगह जहां से लोग, ये बाकायदा एक कैंपेन चलाया गया जिसमें लोगों ने फर्जी दावे किए कि लगातार हमले हो रहे हैं, मुझे लगातार वहां हमलों की आवाजें आ रही हैं, दुबई में सामान की शॉर्टेज हो गई है, इस प्रकार की चीजें। अमेरिका की घरेलू राजनीति की तरह ईरान युद्ध में भी अब एक नया टर्निंग पॉइंट आया है। ईरान ने 27 मार्च को हमला करके सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर मौजूद अमेरिका के एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट बोइंग E-3 सेंट्री को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस एयरक्राफ्ट के, इस जहाज के 2 टुकड़े हो चुके हैं, जबकि हमले से पहले यह विमान कुछ ऐसा दिखता था जो आपको दूसरी तस्वीर में दिख रहा है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, और इस पर ईरान का हमला होना, उसमें भी E-3 सेंट्री जैसे बड़े और महंगे एयरक्राफ्ट का नष्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस हमले से ईरान का मनोबल ऊंचा होगा और अमेरिका के लिए ये नाक कटने जैसा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान यह हमला इसलिए कर पाया क्योंकि रशिया अपने सैटेलाइट से ईरान को अमेरिकी सेना की मूवमेंट के बारे में लाइव डेटा दे रहा है, लेकिन रशिया ने इससे इनकार किया है। हमने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि इस युद्ध में कैसे सैटेलाइट्स की मदद से हमले हो रहे हैं, और किसी मिसाइल हमले को रोकने के लिए भी अब सैटेलाइट्स की मदद ली जा रही है, हमले करने के लिए भी और हमलों को रोकने के लिए भी। अब आपको बताते हैं कि इस विमान का नष्ट होना अमेरिका के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है। E-3 सेंट्री एक एवॉक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। हिंदी में इसका मतलब है आसमान में उड़ता हुआ एक ऐसा रेडार जो पूरे आसमान की रखवाली करता है, और इस हवाई जहाज में एक कंट्रोल रूम होता है जो युद्ध के उस इलाके में मौजूद आसमान में फाइटर जेट्स को दुश्मन के लक्ष्यों के बारे में लगातार बताता है, इसलिए इसे फ्लाइंग रेडार कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट पर गोल डिस्क जैसा एक रेडार लगा होता है और इसे कहते हैं रोटोडोम, और ये 360 डिग्री में लगातार घूमकर निगरानी करता है। इस रेडार की मदद से ही ये एयरक्राफ्ट आसमान में उड़ान भरते हुए लगभग 600 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन की हर मिसाइल, फाइटर जेट या ड्रोन्स का पता लगा सकता है। पहली बार किसी युद्ध में अमेरिका का कोई बोइंग E-3 विमान नष्ट हुआ है। अमेरिकी सेना 1970 के दशक से इस विमान का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान के युद्ध में कर चुकी है, लेकिन आज तक अमेरिका का कोई भी दुश्मन इस विमान को छू नहीं पाया, इसे नष्ट नहीं कर पाया। एक उदाहरण से अगर आप समझ पाए तो, जैसे जब आप किसी बॉक्सिंग रिंग में किसी हैवीवेट बॉक्सर को, चैंपियन बॉक्सर को एक कमजोर बॉक्सर के सामने लड़ते हुए देखते हैं, और एक कमजोर बॉक्सर जो होता है अगर हैवीवेट बॉक्सर को एक पंच भी अगर मार दे तो ये बड़ी बात मानी जाती है। इस एक एयरक्राफ्ट के नुकसान से शायद अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ईरान अमेरिका को ऐसे पंच लगातार मार रहा है, और यही बहुत बड़ी बात है। इस समय अमेरिका के एक ऐसे नए एवॉक्स विमान की कीमत लगभग 3800 करोड़ रुपए है, और एक ऐसा विमान तैयार करने में लगभग 2 साल का समय लगता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका के पास 16 बोइंग E-3 सेंट्री विमान थे, और अब इसके जाने के बाद 15 बचे हैं।
एवॉक्स को अमेरिकी सेना की आंखें कहा जाता है क्योंकि आसमान में उड़ते हुए यही विमान सबसे पहले दुश्मन का पता लगाता है। और ईरान अब तक अमेरिका के 4 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और एक अर्ली वार्निंग रेडार को नष्ट कर चुका है। इसके अलावा अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट और 12 ड्रोन्स या तो नष्ट हो चुके हैं या फिर उन्हें बहुत नुकसान पहुंचा है। इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका के 2 अनटचेबल फ्लाइंग एसेट्स को छू लिया है। एवॉक्स से पहले ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर भी हमला करने का दावा किया। एवॉक्स एक बहुत ही हाई वैल्यू एसेट है। युद्ध के दौरान जब ऐसे एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए कई फाइटर जेट्स उनके आसपास तैनात रहते हैं। इस एयरक्राफ्ट के पास लंबी रेंज का रेडार तो होता है, लेकिन खुद अपनी रक्षा करने के लिए इसमें कोई मिसाइल या रॉकेट नहीं होता, कोई हथियार नहीं होता। और किसी भी युद्ध में दुश्मन सबसे पहले ऐसे ही एयरक्राफ्ट पर हमले की कोशिश करते हैं क्योंकि ये युद्ध में जीत तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के एक ऐसे ही एवॉक्स को 314 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया था। और पाकिस्तान के इस एवॉक्स का नाम है साब एरी-आई 2000। अब देखिए बांग्लादेश में पेट्रोल और डीजल की कमी की वजह से बिजली की कमी शुरू हो गई है, बिजली का संकट पैदा हो गया है। इसलिए अब बांग्लादेश की सरकार ने बिजली बचाने को लेकर 2 बड़े फैसले किए हैं। पहला, अब बांग्लादेश में दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को शाम 6 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा। और दूसरा, सरकारी दफ्तरों में अब सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक ही काम किया जाएगा ताकि बिजली बच सके। ईरान युद्ध की वजह से अब दुनिया भर की सप्लाई चेन पर भी असर दिख रहा है। दक्षिण कोरिया की एक बहुत बड़ी ऑटो कंपनी है जिसका नाम है Hyundai मोटर्स। अब इस कंपनी को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में अपनी गाड़ियां निर्यात करने में बहुत परेशानी हो रही है और इसी वजह से ये कंपनी अब श्रीलंका जैसे देशों में अपने ट्रांजिट हब्स में अपनी हजारों गाड़ियों को अभी रख रही है। रेड सी में हूती विद्रोहियों के हमले के बाद इस रास्ते से यूरोप से सामान भेजना अब सुरक्षित नहीं है। अब केप ऑफ गुड होप रूट के जरिए भी ये कंपनी यूरोप और अफ्रीका में अपनी कारें कुछ भेज तो रही हैं, लेकिन इसमें समय भी ज्यादा लग रहा है और इनका खर्चा भी बढ़ रहा है। तो देखिए Hyundai की इतनी बड़ी संख्या में जो कंपनियां हैं ये अब अपनी गाड़ियों को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रही हैं और इनकी गाड़ियां अब ऐसे ही खड़ी हैं। अब जब ये रास्ते सारे खुलेंगे उसके बाद ये गाड़ियां दूसरे देशों तक पहुंच पाएंगी। आप खुद देखिए कि गाड़ियां कितनी बड़ी संख्या में अभी बेकार खड़ी हुई हैं, लेकिन इन्हें कहीं इस समय ले जाया नहीं जा सकता। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब वो ईरान पर ऐसे हमले करेंगे कि ईरान स्टोन एज यानी पाषाण युग में पहुंच जाएगा। और इसके जवाब में ईरान के सेना प्रमुख ने कहा कि अगर जमीनी युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका का एक भी सैनिक जिंदा वापस नहीं जाएगा। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब पश्चिमी देशों और ईरान के बीच एक अस्तित्व की लड़ाई चली हो। ये लड़ाई पिछले 2500 वर्षों से चल रही है, इसलिए आज हम आपको इतिहास में लेकर जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी देश कभी भी ईरान पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाए। कोशिश उन्होंने हर बार की, लेकिन कभी नहीं कर पाए ईरान पर कब्जा। आज से 2500 वर्ष पहले दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था एकेमेनिड का जो साम्राज्य था और इसका इलाका अफगानिस्तान से लेकर सीरिया और तुर्की तक फैला हुआ था, जबकि यूरोप में ग्रीस सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था। ईसा पूर्व 500 से लेकर 450 तक यानी लगभग 50 साल तक इन दोनों साम्राज्यों के बीच जमकर युद्ध हुआ। ये आप देखिए, ये हुआ करता था एकेमेनिड एम्पायर जो आपके स्क्रीन पर है, ये उसका नक्शा है एकेमेनिड एम्पायर। और आप में से बहुत सारे लोगों ने हॉलीवुड की एक बड़ी मशहूर फिल्म देखी होगी जिसका नाम है 300। ये उस फिल्म का पोस्टर है, शायद आपने देखी भी हो। और इस फिल्म में इन्हीं दोनों साम्राज्यों के संघर्ष और युद्ध को दिखाया गया है। तब ईरान के बादशाह का नाम था ज़र्क्सीज और इस फिल्म में ग्रीस के सैनिकों को हीरो और एक बहादुर की तरह दिखाया गया, लेकिन ईरान के शाह को किसी क्रूर राजा और खलनायक की तरह पेश किया गया। इस फिल्म में दिखाया गया था कि ग्रीस के सैनिक लोकतंत्र और अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं और ईरान के सैनिक ऐसे गुलाम हैं जो एक क्रूर राजा के लिए लड़ रहे हैं। ये एक बहुत पुराना पैटर्न है।
अमेरिका आज भी पूरी दुनिया को यही कहता है कि उसने ईरान पर हमला लोकतंत्र की बहाली और दुनिया में शांति की स्थापना के लिए किया। ईसा पूर्व 500 में भी ग्रीस ईरान को इविल एम्पायर यानी शैतानों का साम्राज्य ही कहता था, और आज भी अमेरिका ईरान की इस मौजूदा सरकार को इस्लामिक इविल एम्पायर ही कहता है। तो ये जो दुश्मनी है धर्म के नाम पर, ये बहुत पुरानी चली आ रही है। उस समय ईरान के इसी शाह ने ग्रीस पर हमला करके उसके एथेंस शहर को जला दिया था। हालांकि बाद में उन्हें काफी पश्चाताप हुआ और ईरान के इस शाह ने एथेंस का पुनर्निर्माण भी बाद में करवाया। एथेंस को जलाने के लगभग 150 वर्ष के बाद ग्रीस के एक और महान राजा अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शिया यानी आज के ईरान पर हमला किया। तब अलेक्जेंडर ने पर्शिया के परसेपोलिस शहर को जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। दिलचस्प बात यह है कि अलेक्जेंडर ने इजिप्ट से लेकर सेंट्रल एशिया और भारत तक दुनिया के किसी भी शहर को कभी जलाया नहीं। युद्ध सब जगह किया लेकिन किसी भी शहर को जलाया नहीं, और यह अकेला ऐसा शहर था जिसे नष्ट किया गया और जला दिया गया। और ऐसा करके उसने एथेंस शहर का बदला लिया था। और उस समय परसेपोलिस पूरी दुनिया के सबसे सुंदर और समृद्ध शहरों में से एक हुआ करता था। परसेपोलिस को फारसी भाषा में पेरीडेजा कहते हैं। हिंदी में इसका मतलब होगा स्वर्ग जैसी जगह। अंग्रेजी भाषा में पैराडाइज शब्द भी इसी शब्द से आया है। पैराडाइज शब्द अगर आपने सुना हो उसका मतलब होता है स्वर्ग, वो भी इसी शब्द से लिया गया है और उसका मतलब होता है स्वर्ग। परसेपोलिस के खंडर को देखकर आज भी आप प्राचीन समय में इस शहर की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसके बाद 3वीं से 7वीं शताब्दी के बीच ईरान और यूरोप के बीच और भी बहुत सारे युद्ध लड़े गए। इस घटना के लगभग 550 वर्षों के बाद ईरान में एक और साम्राज्य की शुरुआत हुई और इस साम्राज्य का नाम था सासानी, और उस समय यूरोप में रोमन साम्राज्य था। और इन दोनों साम्राज्यों के बीच भी कई सौ वर्षों तक युद्ध होते रहे, संघर्ष चलता रहा। वर्ष 260 में ईरान के एक और शाह शापूर ने रोम को हराकर उसके बादशाह वेलेरियन को युद्ध में पराजित करके उसे अपना बंदी बना लिया था। यूरोप पर अपने 2000 वर्ष के शासनकाल में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब रोमन साम्राज्य के किसी राजा को बंदी बनाया गया, और यह काम ईरान के शाह शापूर ने ही किया था। उस समय ईरान के बादशाह ने पश्चिमी देशों को बार बार इस हार की याद दिलाने के लिए ईरान के एक बहुत बड़े पहाड़ पर एक बड़ी सी कलाकृति बनवाई थी जिसे नक्शे रुस्तम कहते हैं। और इस तस्वीर में आप देख पाएंगे कि ईरान के बादशाह घोड़े पर सवार हैं, जबकि रोम का पराजित राजा अपने घुटनों पर है। तो यह है नक्शे रुस्तम, और यह बताता है कि पुराने जमाने में जो पर्शियन एम्पायर था और रोमन एम्पायर जो था उनकी क्या हैसियत हुआ करती थी। अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध के शुरू होने से ठीक पहले नवंबर 2025 में, पिछले साल नवंबर में, ईरान के इसी बादशाह की एक प्रतिमा तेहरान में लगाई गई थी। और इस समय ईरान की लगभग 98% जनता मुस्लिम है। देखिए ये वही प्रतिमा है जिसे लगाया गया है ताकि जो लोग हैं उनमें जोश भरा जा सके, लोगों को ईरान का इतिहास बताया जा सके। ईरान में 98% जनता मुस्लिम है, लेकिन यूरोप और अमेरिका जैसे ईसाई देशों का मजाक उड़ाने के लिए ईरान अपने इसी प्राचीन ज़ोरास्ट्रियन धर्म के नायकों का अक्सर इस्तेमाल करता है। 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक यूरोप के एक बड़े इलाके पर शासन करने वाले ऑटोमन एम्पायर यानी ऑटोमन साम्राज्य से भी ईरान के कई युद्ध चले, लेकिन वो कभी भी ईरान पर कब्जा नहीं कर पाए। और आधुनिक युग में भी ईरान कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं बना। ईरान एक ऐसा देश है जिसकी विरासत 5000 वर्षों से ज्यादा पुरानी है, लेकिन युद्ध की इस आग में ये विरासत भी झुलस रही है और धीरे धीरे खत्म हो रही है। ईरान के लगभग 120 ऐतिहासिक धरोहर और म्यूजियम्स इस युद्ध में लगभग नष्ट हो चुके हैं। गुलिस्तान पैलेस की ये तस्वीरें देखिए। इसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ था और यह महल ईरान के कजार राजवंश की शाही शान का प्रतीक था।
इसकी गिनती ईरान की ऐतिहासिक धरोहरों में होती है और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में भी है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के हमलों से इस महल का एक हिस्सा अब टूट चुका है। जो शीशे इस महल की एक जमाने में शान हुआ करते थे वो आज टूटकर फर्श पर बिखर चुके हैं। आप इस महल का हमले से पहले और हमले के बाद का ये वीडियो देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कैसे इस युद्ध से ईरान के भव्य इतिहास को अब धीरे धीरे मिटाया जा रहा है। अब आप ये पूरा एक दूसरा वीडियो देखिए जो आपकी स्क्रीन पर अभी आएगा। ये है इस्फहान शहर का चहल सोतून पैलेस। फारसी और यूरोपियन शैली में बना यह महल दुनिया के मशहूर ऐतिहासिक स्थलों में से एक है और इस महल को 17वीं सदी में बनाया गया था और उस दौरान इस महल में सफाविद राजवंश का दरबार लगता था। लेकिन आज यहां धमाके की आवाज गूंज रही है और इस्फहान शहर में ही ईरान का पूरा मिलिट्री और न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है। इसलिए अमेरिका और इजराइल यहां लगातार बड़े हमले भी कर रहे हैं। इस महल पर अब तक सीधे तो कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन इसके आसपास बड़े बड़े हमले हो रहे हैं और धमाकों की वजह से इस महल को बहुत नुकसान पहुंचा है और अब यह महल किसी भी समय गिर सकता है। अब देखिए एक और महल, ये ईरान का रॉयल पैलेस है। ईरानी संगमरमर से बने इस आलीशान महल को मार्बल पैलेस भी कहते हैं। इस महल का निर्माण वर्ष 1937 में मोहम्मद रजा पहलवी ने करवाया था। वर्ष 1979 में इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान का शाही परिवार इसी महल में रहता था। सफेद संगमरमर से बने इस महल का मिरर हॉल दुनिया भर में मशहूर था, लेकिन हमले से इसकी चमक भी धूल में मिल चुकी है। हमले की वजह से तेहरान के मशहूर सादाबाद पैलेस की इमारत भी अब जर्जर हो चुकी है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं बल्कि ईरान के बड़े म्यूजियम्स में से एक है। युद्ध के कारण यहां दशकों से संभाल कर रखी गई ऐतिहासिक धरोहर अब मिट्टी में मिल रही है। ईरान युद्ध लगातार बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अस्तित्व और भूमिका पर सवाल भी उठा रहा है और संयुक्त राष्ट्र और नेटो के बाद इसमें एक और नाम जुड़ गया है और वो है यूनेस्को। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद यूनेस्को की स्थापना दुनिया में सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाकर शांति स्थापित करने के लिए की गई थी। दुनिया की सांस्कृतिक धरोहरों की रक्षा करना इसकी बड़ी जिम्मेदारी है। ईरान में 29 ऐतिहासिक धरोहर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। हमले के बाद इनमें से 4 ऐतिहासिक धरोहर अब नष्ट हो चुकी हैं। अगर ये युद्ध और लंबा चला तो ईरान की बाकी ऐतिहासिक धरोहर भी हो सकता है मिट जाए। अब हम नेपाल में माउंट एवरेस्ट पर हुए एक घोटाले को आपके लिए डिकोड करेंगे। हम अक्सर इंश्योरेंस कंपनियों से बड़े नाराज रहते हैं क्योंकि वो अक्सर हमारा क्लेम सही समय पर प्रोसेस नहीं करती। ये हमारी नाराजगी रहती है, शिकायत रहती है इंश्योरेंस कंपनियों से। हम कहते हैं कि वो तमाम तरह के कागज हमसे मांगते हैं जिससे हम लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये कंपनियां हम पर शक करती हैं कि कहीं हम बड़ा चढ़ाकर फर्जी बिल तो नहीं दे रहे। लेकिन आज हम आपको ऐसी घटना दिखाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि इंश्योरेंस कंपनियां आखिर ऐसा क्यों करती हैं। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों को भी बार बार ठगा जाता है, उनके साथ भी धोखा किया जाता है। अब धोखेबाज लोगों ने एक नया तरीका निकाला। अब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को भी नहीं छोड़ा और माउंट एवरेस्ट में पर्वतारोहियों के रेस्क्यू के नाम पर नेपाल में हो रहे एक बहुत बड़े घोटाले का पता चला है। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है जैसा आप जानते हैं और यहां पर पर्वतारोहियों को जानबूझकर बीमार करके और फिर उन्हें मौत का डर दिखाकर लगभग 185 करोड़ रुपए का एक इंश्योरेंस घोटाला हुआ है। जिस माउंट एवरेस्ट पर लोग अपनी जान की बाजी लगाकर चढ़ते हैं, वहां कुछ लोगों ने पैसे के लालच में इसे एक खतरनाक खेल बना दिया। अब आपको बताते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर यह घोटाला कैसे होता है। इसमें ट्रैकिंग गाइड से लेकर टूर ऑपरेटर्स और हेलीकॉप्टर कंपनियां और अस्पताल तक सब शामिल थे। सबसे पहले एवरेस्ट के ट्रैकिंग गाइड्स, जिन्हें शेरपा भी कहते हैं, तो ये शेरपा पर्वतारोहियों के खाने में मिलावट करके जानबूझकर उन्हें बीमार करते हैं। फिर एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर बीमार होने के बाद इन पर्वतारोहियों के लिए एक महंगा और फर्जी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जाता है और फिर अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है और फिर ये अस्पताल भी फर्जी रिपोर्ट्स बनाकर इन पर्वतारोहियों से अच्छा खासा पैसा वसूलते हैं और ये सारा बिल इंश्योरेंस कंपनियों को भेज दिया जाता है। क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई से पहले हर पर्वतारोही को अपना इंश्योरेंस कराना होता है क्योंकि ये चढ़ाई बहुत ही रिस्की और जानलेवा होती है। इस घोटाले की शुरुआत
ट्रैकिंग गाइड से होती है, यानी शेरपा से होती है। ये गाइड्स पर्वतारोहियों के खाने में बड़ी मात्रा में बेकिंग सोडा मिला देते हैं, जिससे पर्वतारोहियों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, उल्टियां, थकान और कमजोरी महसूस होती थी और फिर उनका पेट खराब हो जाता था। ये सारे लक्षण ऑल्टीट्यूड सिकनेस के लक्षण भी होते हैं, और ऑल्टीट्यूड सिकनेस तब होती है जब कोई पर्वतारोही बहुत कम समय में पर्वत पर बहुत ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाता है और उनके शरीर को वहां की कम ऑक्सीजन के साथ एडजस्ट करने का समय नहीं मिलता। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर ट्रैकिंग के दौरान कई पर्वतारोहियों को अक्सर ऑल्टीट्यूड सिकनेस की समस्या हो जाती है। ये कॉमन बात है। अगर इसे अनदेखा कर दिया जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है, इससे जान भी जा सकती है। और यही डर दिखाकर ये गाइड्स पर्वतारोहियों पर हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी रेस्क्यू कराने का दबाव बनाते थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ही एकमात्र विकल्प होता है और यह बहुत महंगा होता है, और इसीलिए इस घोटाले में हेलीकॉप्टर चलाने वाली कंपनियों को भी शामिल कर लिया गया। ये कंपनियां हेलीकॉप्टर की एक उड़ान में कई पर्वतारोहियों को एक साथ रेस्क्यू करते थे, लेकिन फर्जी बिल बनाकर हर पर्वतारोही से पूरा किराया लिया जाता था। यानी कागजों में दिखाते थे कि हर एक पर्वतारोही के लिए एक अलग से हेलीकॉप्टर गया, जबकि होता यह था कि एक ही हेलीकॉप्टर में सबको बचाकर ले आते थे। जांच में पता चला कि एक ही तारीख में और एक ही हेलीकॉप्टर से 4 पर्वतारोहियों को एक ही उड़ान के दौरान रेस्क्यू किया गया। उदाहरण के लिए हेलीकॉप्टर फ्लाइट का असली खर्च सिर्फ 3,70,000 रुपए का होता है, जबकि इसका फर्जी क्लेम लगभग 11 लाख रुपए का बनाया गया और वसूल लिया गया। इन पर्वतारोहियों को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद वहां भी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स बनाई जाती थी, ताकि अस्पताल का बिल भी बढ़ता रहे और साथ ही पर्वतारोहियों को यह कभी पता ना चले कि उन्हें असल में कोई बीमारी नहीं थी, उन्हें जानबूझकर बीमार किया गया और उनकी ये बीमारी बहुत ही मामूली थी। इन अस्पतालों ने पैसे के लालच में इन टूर ऑपरेटर्स और हेलीकॉप्टर कंपनियों को कमीशन भी देना शुरू कर दिया। यानी माउंट एवरेस्ट का पूरा इकोसिस्टम इस घोटाले में शामिल था। वर्ष 2018 में पहली बार इस घोटाले की जानकारी मिली, लेकिन 2025 में 2 विदेशी पर्वतारोहियों की शिकायत के बाद इसकी गंभीरता से एक जांच शुरू हुई। जांच के बाद पता चला कि वर्ष 2022 से लेकर 2025 के बीच 3 अलग-अलग हेलीकॉप्टर कंपनियों ने लगभग 371 फर्जी रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए। अब तक 32 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और पिछले महीने 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घोटाले की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय इंश्योरेंस कंपनियों ने माउंट एवरेस्ट के लिए अब अपना कवरेज देना बंद कर दिया है, इंश्योरेंस करना बंद कर दिया है, और इससे नेपाल की जो छवि है उसे बहुत नुकसान हो सकता है। आज नेपाल में माउंट एवरेस्ट एक उद्योग की तरह है और इससे प्रति वर्ष लगभग 3,000 करोड़ रुपए की कमाई होती है नेपाल को। हर साल पूरी दुनिया से लगभग 35,000 लोग माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचते हैं और इसमें लगभग 500 से लेकर 600 पर्वतारोही तक जो हुए हैं वो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, और हर एक पर्वतारोही इस कोशिश में लगभग 70 लाख रुपए तक खर्च करता है। तो देखिए, एक नया घोटाला जो माउंट एवरेस्ट की पर्वत की चोटी तक पहुंच गया। अब हम भारत में एक नए ट्रेंड को आपके लिए डिकोड करेंगे, जिसमें लड़के और लड़कियां अपनी शादी से पहले वजन घटाने के लिए वेट लॉस ड्रग्स ले रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज हम आपको ये खबर क्यों दिखा रहे हैं। पहला, भारत में डॉक्टर्स अब मोंजारो जैसी वेट लॉस ड्रग्स को प्री वेडिंग वेट लॉस पैकेज के नाम पर बेच रहे हैं। दूसरा, भारत में वेट लॉस दवाओं का बाजार वर्ष 2030 तक लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। और तीसरा, वजन घटाने वाली ये सस्ती दवाएं लॉन्च होने के बीच ड्रग रेगुलेटर ने इनके संभावित गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई है। भारत में अब शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं रही, बल्कि ये एक परफेक्ट लुक का प्रोजेक्ट बनती जा रही है। और अब इस परफेक्शन की दौड़ में एक नया ट्रेंड जुड़ गया है, और वो है शादी से ठीक पहले वजन घटाने के लिए वेट लॉस ड्रग्स का सेवन, ताकि दूल्हा और दुल्हन दोनों ही शादी के समय बिल्कुल फिट नजर आए। इससे पहले आपको याद होगा, लड़के और लड़कियां अपनी शादी से कुछ महीने पहले जिम ज्वाइन कर लिया करते थे, हैवी डाइटिंग किया करते थे, ताकि वो शादी के समय सुंदर दिखें, फिट दिखें। लेकिन आजकल देश में लड़के और लड़कियां शादी से पहले तेजी से वजन घटाने के लिए ये वेट लॉस ड्रग्स के इंजेक्शंस ले रहे हैं,
मोंजारो जैसे इन इंजेक्शंस को डायबिटीज और मोटापे के इलाज के लिए बनाया गया था, लेकिन अब उसका इस्तेमाल शादी से पहले स्लिम दिखने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली और देश के दूसरे शहरों के बड़े बड़े वेलनेस क्लिनिक्स और फिटनेस सेंटर्स भी प्री वेडिंग पैकेजेस दे रहे हैं, जिसमें डाइट और वर्कआउट के साथ साथ ये वेट लॉस इंजेक्शंस भी शामिल हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये ट्रेंड भारत में क्यों शुरू हुआ? क्या वजह है कि एक लड़की को अपनी शादी से पहले अपने शरीर को बदलने की जरूरत महसूस होती है? हमारा समाज अब शादी को एक शो बना चुका है, जहां दुल्हन का लुक उसके आत्मविश्वास से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आत्मविश्वास की कोई बात ही नहीं करता, लुक अच्छा होना चाहिए। भारत में अब शादी से पहले सिर्फ कपड़ों का चुनाव नहीं होता, बल्कि शरीर को भी अलग से डिजाइन किया जाता है। कई लड़कियां मानती हैं कि अगर वो पतली नहीं दिखेंगी तो लोग उन्हें जज करेंगे। कई बार इससे रिश्ता टूट भी सकता है। यानी शादी से पहले आज भी सबसे बड़ा डर है कि लोग क्या कहेंगे। ये सिर्फ शरीर का मामला नहीं है, बल्कि ये दिमाग और सोच का भी मामला है। कम आत्मविश्वास, बॉडी शेमिंग और सोशल मीडिया की फिल्टर वाली दुनिया मिलकर एक ऐसा दबाव बनाते हैं कि इंसान खुद को जैसा है वैसा स्वीकार नहीं कर पाता, और अपनी शादी के दिन तो बिल्कुल नहीं। और इसके बाद शुरू होती है शॉर्टकट की तलाश। ये इंजेक्शन शरीर में भूख कम कर देते हैं, शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देते हैं, लेकिन ये कोई जादू नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ बहुत जरूरी पड़ने पर, मेडिकल जरूरत के लिए ही होना चाहिए, और वो भी डॉक्टर की सलाह और निगरानी में। पिछले महीने ही भारत सरकार ने मोटापा घटाने वाली दवाओं की सप्लाई, इनकी बिक्री और प्रचार को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। बिना डॉक्टर की पर्ची के ऐसी दवाओं की बिक्री पर रोक लगा दी गई है, लेकिन हमारे देश में कई लोग जुगाड़ लगाकर अक्सर ऐसी दवाएं बाजार से खरीद ही लेते हैं। एक बड़ा सवाल यह भी है कि बड़े बड़े क्लिनिक्स, वेलनेस सेंटर्स, फिटनेस सेंटर्स भी ऐसी दवाइयां कैसे दे सकते हैं? ऐसी दवाइयों के गलत इस्तेमाल के कई साइड इफेक्ट्स भी देखे गए हैं दुनिया भर में, जिससे शरीर में हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ सकता है और गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। पश्चिमी देशों में इन दवाओं के इस्तेमाल से कई लोगों की आंखों की रोशनियां चली गई, कुछ लोगों में डिप्रेशन के लक्षण देखे गए और आत्महत्या के विचार आने लगे। भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ हर दवाई ओवर द काउंटर मिल जाती है, इसलिए बड़ी संख्या में हमारे देश में लोग इसे वैसे ही खाने लगे जैसे सिरदर्द के लिए दवाइयां लेते हैं। याद रखिए, अगर आप सिरदर्द होने पर हर रोज पैरासीटामोल खाने लगेंगे तो आपको इससे भी साइड इफेक्ट्स होने लगेंगे। तो पैरासीटामोल भी अगर रोज खाएंगे तो आपके शरीर को नुकसान करेगी। इसलिए इन दवाइयों को वजन कम करने के लिए पैरासीटामोल की दवाई मत समझिए। भारत में वजन घटाने की दवाओं का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अगले 4 वर्षों में मोटापा कम करने वाली दवाओं का बाजार लगभग 8,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। दुनिया के मशहूर मेडिकल जर्नल द लैंसेट के मुताबिक हमारे देश में वर्ष 2050 तक 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को मोटापे की समस्या होगी। हमारे देश में वजन कम करने वाली दवाओं के इस बाजार में प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि इन दवाओं पर बड़ी बड़ी कंपनियों का पेटेंट पिछले महीने ही खत्म हो चुका है, और इसी वजह से जल्द ही लगभग 50 जेनरिक ब्रांड्स बाजार में आने वाले हैं। इसका मतलब है कि भविष्य में वजन कम करने वाली ये दवाएं बहुत सस्ती हो जाएंगी और बड़ी संख्या में लोग इन्हें अफोर्ड कर पाएंगे। जैसे अभी इन दवाओं के इस्तेमाल का 1 महीने का औसतन खर्च 8,000 रुपए, 8,800 रुपए से लेकर लगभग 16,500 रुपए तक है, लेकिन नई जेनरिक दवाओं के आने के बाद यह खर्च 3,000 से लेकर 4,000 रुपए तक आ जाएगा। जो लड़के और लड़कियां शादी से पहले वजन घटाने के बारे में सोच रहे हैं, वो 3 बातें जरूर याद रखें। पहला, तेजी से वजन घटाना आकर्षक लग सकता है, लेकिन शरीर के साथ समझौता आगे चलकर आपको महंगा पड़ेगा। दूसरा, परफेक्ट दिखने की चाहत कई बार खुद को स्वीकार न करने की शुरुआत बन जाती है, और इसका आपके दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है। तीसरा, शादी अब रिश्तों का नहीं, एक इमेज का इवेंट बनती जा रही है, जहां सवाल ये नहीं होता कि आप खुश हैं या नहीं, बल्कि ये होता है कि आप दिख कैसे रहे हैं। तो याद रखिए, शादी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होना चाहिए, न कि सबसे बड़ा प्रेशर टेस्ट। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन की नई तस्वीरें आ गई हैं। इस मिशन को कल ही लॉन्च किया गया था, और इस मिशन में शामिल 4 अंतरिक्ष यात्रियों की तस्वीरें आई हैं जो उन्होंने भेजी हैं अपनी। 10 दिन के इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की कक्षा के आसपास घूमकर वापस पृथ्वी पर लौट आएंगे।
expected to see in that moment, but you could see the entire globe from pole to pole. You could see Africa, Europe, and if you looked really close, you could see the northern lights. It was the most spectacular moment, and it paused all four of us in our tracks. One of the biggest surprises was how smooth riding those solids was. We all expected a really just dynamic ride, a lot of motion. We were prepared to potentially not being able to see telemetry, maybe even not being able to, touch switches, and it was very smooth. It was a definite difference when they separated and we were just on the main engines, but just a steady rumble and a great ride. अब आप एक और तस्वीर देखिए, इसमें स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकलकर चंद्रमा की ओर जा रहा है। Hear good reports from the flight controllers here. Artemis Mission Control and Mission Control is go. The crew is go. You're getting a live view from Orion now of Earth. We have the start of the translunar injection burn that will send the crew around the moon, the first humans to do so. And Orion started on time, MET, mission elapsed time, 1 day, 1 hour and 14 minutes. We are live views from... तो आज डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल यानी सोमवार रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।